वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पहले कई एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स में। क्वेश्चन फर्स्ट है, वर्ल्ड वैक्सीनेशन कोइंड बाय। जो वर्ल्ड वैक्सीनेशन है वो किसने दिया था? वर्ल्ड वैक्सीनेशन किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जीनर, ऑप्शन सी जॉन स्नो। तो आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन डी है चरक। तो बात करें हम यहाँ ऑप्शन ए की, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर जो है, उन्होंने जो वर्ल्ड वैक्सीन है वो किसने दिया था? लुइस पास्चर ने वर्ल्ड वैक्सीन, जो वर्ल्ड वैक्सीन है वो दिया था लुइस पास्चर ने। इसके अलावा बात करें जो एडवर्ड जीनर, तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। एडवर्ड जीनर ने जो वर्ल्ड है वैक्सीनेशन वो दिया था। वर्ल्ड वैक्सीनेशन एडवर्ड जीनर ने दिया था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए मैं यहाँ पे। तो फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन किसे बोलते हैं? फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन। और इसके अलावा बात करें फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। इसके अलावा जो वर्ल्ड वैक्सीनेशन वो किसने दिया, जो अपना क्वेश्चन भी है, वैक्सीनेशन गिवन बाय। तो ये जो तीनों ही क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, इन तीनों के का ही आंसर एक होने वाला है, वो है एडवर्ड जीनर। एडवर्ड, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन भी एडवर्ड जीनर को बोला जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी एडवर्ड जीनर को बोला जाता है। और बात करें वर्ल्ड वैक्सीनेशन जो दिया था, वर्ल्ड वैक्सीनेशन वो भी एडवर्ड जीनर ने दिया था। आपसे अगर पूछ ले वर्ल्ड वैक्सीन किसने दिया था, तो उसका आंसर होगा लुइस पास्चर। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि अर्लियर पायोनियर, मतलब जो पायोनियर है वो वैक्सीनेशन का, वो कौन है, तो उसका आंसर जाने वाला है चाइनीज। अर्ली पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन, तो उसका आंसर होगा चाइनीज। मतलब वैक्सीनेशन का पूर्वज किन्हें माना जाता है, तो वो है चाइनीज। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो फर्स्ट वैक्सीन है वो कौन सी थी? फर्स्ट वैक्सीन की बात करें वो थी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को सबसे पहली वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की बात करें तो वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मनाया जाता है। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, लास्ट वीक अप्रैल में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है, इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। बात करें वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे किस दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे की बात करें वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, तो इसकी बात करें तो वो होता है 10 नवंबर को। 10 नवंबर को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब होता है? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। फर्स्ट वैक्सीन कौन था? स्मॉल पॉक्स। अर्ली पायोनियर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है? वो है चाइनीज। वर्ल्ड वैक्सीनेशन किसने दिया? फादर ऑफ वैक्सीनेशन और फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो वो है एडवर्ड जीनर। तो जो अपना क्वेश्चन था कि वर्ल्ड वैक्सीनेशन किसने दिया था, किसके द्वारा कॉइन किया गया था, तो वो है एडवर्ड जीनर। ऑप्शन बी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइव वैक्सीन? इनमें से कौन सा
लाइव वैक्सीन नहीं है। ऑप्शन ए है BCG, ऑप्शन ए है BCG, ऑप्शन बी है रोटा वायरस, ऑप्शन सी है रूबेला, ऑप्शन डी है प्लेग। तो इनमें से कौन सा लाइव नहीं है, इसकी बात करें तो हम बात करें सबसे पहले लाइव वैक्सीन की। लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन का मतलब है, इन्हें हम एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी बोलते हैं। लाइव वैक्सीन आल्सो नोन एज एटेन्यूएटेड। वैक्सीन तो इन्हें एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी बोलते हैं। इनमें होता क्या है, बात करें तो लाइव वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बाय द प्रोसेस ऑफ एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन की प्रोसेस से हम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाइव वैक्सीन के रूप में प्रिपेयर करते हैं। एटेन्यूएशन का मीन्स होता है जो वायलेंस पावर होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको डिक्रीज कर दिया जाता है। मतलब डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो होती है वायरस की, उसको कम करके हम उसके थ्रू इम्यूजेनिसिटी क्रिएट करते हैं और उसी से हम लाइव वैक्सीन बनाते हैं। बात करें लाइव वैक्सीन की कुछ इंपॉर्टेंट बात की, तो जो लाइव वैक्सीन होते हैं ऑल लाइव वैक्सीन, ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। आपको याद रखना है ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट येलो फीवर, एक्सेप्ट येलो फीवर के वैक्सीन के अलावा सभी जो वैक्सीन होती है लाइव वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इसके अलावा बात करें एक और, जो ऑल लाइव वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है एड्स में। ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एड्स एक्सेप्ट BCG। BCG के अलावा सभी लाइव वैक्सीन एड्स में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटर होती है, तो आपको ये याद रखना है। अब एग्जाम्पल के देखिए, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले बात करें BCG। इसके अलावा बात करें जो टाइफाइड है, टाइफाइड वैक्सीन है जो ओरल दिया जाता है, वो वाला जो आईवी इंजेक्शन के रूप में टाइफाइड दिया जाता है, जो वैक्सीन दिया जाता है वो किल्ड वैक्सीन में आता है। जो ओरल दिया जाता है वो टाइफाइड वैक्सीन लाइव में आता है। इसके अलावा बात करें हम रोटा वायरस, रोटा वायरस की बात करें, रोटा वायरस भी लाइव वैक्सीन में आता है। इसके अलावा बात करें चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी लाइव होता है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी लाइव वैक्सीन है। और बात करें येलो फीवर, येलो फीवर भी लाइव वैक्सीन होता है। मीजल्स और मम्स और रूबेला, इनको आप MMR से याद रख सकते हो। जो MMR वैक्सीन है वो लाइव होती है। येलो फीवर, OPV, रोटा, टाइफाइड और BCG, ये सभी लाइव वैक्सीन होती है। तो जो अपना क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइव वैक्सीन। BCG की बात करें तो BCG लाइव होता है। रोटा की बात करें तो रोटा भी लाइव होता है। रूबेला MMR लाइव वैक्सीन होता है। लेकिन जो प्लेग है, प्लेग एक किल्ड वैक्सीन होता है, जिन्हें हम हीट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी कहते हैं, जो कि किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। किल्ड वैक्सीन उन्हें हम वो इम्यूनोडेफिशिएंट जो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उन पेशेंट में भी सेफ होते हैं किल्ड वैक्सीन। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेग। प्लेग इज ए किल्ड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए चाइल्ड हैव एलर्जी टू कैनामाइसिन
देन विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर किसी भी चाइल्ड को केनामाइसिन से एलर्जी है तो उन्हें कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी? ऑप्शन ए ओपीवी, ऑप्शन बी बीसीजी, ऑप्शन सी आईपीवी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जो भी पेशेंट है अगर उन्हें केनामाइसिन, नियोमाइसिन या स्ट्रिप्टोमाइसिन से एलर्जी है तो उनमें हम ये 3 वैक्सीन नहीं देते हैं, ओपीवी, आईपीवी, एमएमआर। इनमें क्या होता है, इनमें नियोमाइसिन, केनामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन मिली हुई होती है। तो जिन भी पेशेंट को, जिन भी चाइल्ड को एलर्जी होती है नियोमाइसिन, केनामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन से, तो हमें उन्हें कॉन्ट्रा इंडिकेटर होती है आईपीवी वैक्सीन। तो ये तीनों ही जिनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटर होती है। तो बात करें ए एंड सी, ओपीवी और आईपीवी में ये वैक्सीन होती है, एंटीबायोटिक होती है, तो इनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटर होती है। मेनली बात करें तो आईपीवी कॉन्ट्रा इंडिकेटर होती है, जिनमें केनामाइसिन की एलर्जी होती है उन्हें आईपीवी तो हम बिल्कुल देते ही नहीं हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये बिल्कुल सही ध्यान से देखना है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द नॉर्मल कलर ऑफ वीवीएम? वैक्सीन वाइल मॉनिटर के जो सर्कल होते हैं उनके नॉर्मल कलर क्या होते हैं? ऑप्शन ए है इनर सर्कल वाइट, आउटर सर्कल ग्रीन, ऑप्शन बी है इनर सर्कल लाइट ब्लू, आउटर सर्कल वाइट, ऑप्शन सी है इनर सर्कल वाइट और आउटर सर्कल लाइट ब्लू, ऑप्शन डी है इनर सर्कल ब्लैक, आउटर सर्कल ब्लू। तो बात करें हम वीवीएम की, पूरा वीवीएम ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप अगर चाहिए तो वीवीएम के नोट्स भी बना सकते हो आपसे। बात करें वीवीएम, सबसे पहले बात करें इसकी फुल फॉर्म की। फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो बात करें वीवीएम की, इसकी फुल फॉर्म होती है वैक्सीन वायल मॉनिटर। नाम से पता चल रहा है जो वैक्सीन की वायल है उनको मॉनिटर करने में काम आता है वीवीएम। बात करें हम ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है कोल्ड चेन को, इंडिकेट कोल्ड चेन की जो वैक्सीन है वो एक्सपायर हुआ है, यूजेबल है या नहीं है, हम उसको यूज करें या नहीं करें, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। सब बात करें नेक्स्ट वीवीएम के ही अंदर, तो सबसे पहले वीवीएम किसमें यूज किया गया था? तो वीवीएम फर्स्ट यूज किया था, फर्स्ट टाइम यूज्ड ऑन ओपीवी वैक्सीन। ओपीवी वाइल पे हम सबसे पहले यूज किया था वीवीएम को। कब किया था? तो 1996 में हमने सबसे पहले वीवीएम को यूज किया था 1996 के अंदर। किसके द्वारा? वो याद रखना आपको, यूनिसेफ द्वारा सबसे पहले वीवीएम को ओपीवी वैक्सीन पे यूज लिया गया था, ओपीवी वाइल पे 1996 में। नेक्स्ट बात करिए, जो वीवीएम है वो यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कब ऐड किया गया? वीवीएम एड इन यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो 1997 में वीवीएम को यूआईपी में ऐड कर लिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें, जो अपना क्वेश्चन था कलर ऑफ वीवीएम। कलर ऑफ वीवीएम की बात करें, जो वीवीएम में जो सर्कल होते हैं, जो इसकी एक चिप लगाई जाती है, उसके कलर की बात करें तो कलर की बात करें तो इनर सर्कल और आउटर सर्कल। बात करें इनर सर्कल की, तो इनर जो सर्कल होता है वो वाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? वाइट कलर। इनर सर्कल वाइट कलर का होता है और जो आउटर सर्कल होता है वो
लाइट ब्लू कलर का होता है। आपको याद रखना है, लाइट ब्लू कलर का होता है। कौन सा? आउटर सर्कल। और इनर सर्कल वाइट कलर का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये, और इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये कि जो सर्कल के कलर हैं, इनर सर्कल वाइट और आउटर सर्कल लाइट ब्लू, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इसमें बात करें हम, इनर सर्कल ऑफ वीवीएम कंटेन हीट सेंसिटिव चिप। जो इनर सर्कल होता है वीवीएम का, इनर सर्कल ऑफ वीवीएम चिप, जो वीवीएम की चिप होती है उनका इनर सर्कल जो होता है वीवीएम का, वो कंटेन करता है हीट सेंसिटिव चिप। जैसे ही कोल्ड चेन से बाहर जाएगा वैक्सीन की वाइल, वैसे ही वो हीट सेंसिटिव चिप सेंसिटिव होगी और अपना कलर चेंज कर लेगी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो आपको ये याद रखना है वैक्सीन वाइल मॉनिटर के बारे में, इम्पोर्टेंट था ये। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन था अपने पास जो कलर कोड बताना था, तो हमने देखा इनर सर्कल तो होता है वाइट, तो इनर सर्कल वाइट ए में भी है और सी में भी है। बात करें आउटर सर्कल की, तो आउटर सर्कल होता है लाइट ब्लू, ए में ग्रीन है, सी में लाइट ब्लू, तो ऑप्शन सी इज राइट। इनर सर्कल वाइट और आउटर सर्कल ब्लू, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ बीसीजी। जो बीसीजी वैक्सीन होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, ऑप्शन बी है बेसिलस कालमेट ग्यूरियो, ऑप्शन सी है बेसिलस कालमेट ग्यूरियर, ऑप्शन डी है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो इसके बात करें हैं बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन। तो राइट ऑप्शन की बात करें हम, तो ऑप्शन ए बेसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका राइट एक्सटेंशन है बीसीजी का। जो बेसिलस कालमेट जो साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे बीसीजी का नाम रखा गया है। बीसीजी वैक्सीन किस काम में आती है? तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी को प्रिवेंट करने के लिए हम बीसीजी वैक्सीन काम में लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज करता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ये कोज करता है टीबी, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, जरूर आ सकता है आपके एग्जाम्स में, और ये पूछा जाता है बहुत बार। जो बीसीजी की डोज है उससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको याद रखना है बीसीजी की डोज के बारे में। तो ऑप्शन ए है 0.5 ml एससी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन बी 0.5 ml इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी 0.1 ml इंट्राडर्मल, ऑप्शन डी है 1 ml IM। तो बात करें सबसे पहले आपको देखना है यहाँ जो बीसीजी की रूट होता है वो इंट्राडर्मल होता है। तो सबसे पहले बी में इंट्राडर्मल है, सी में इंट्राडर्मल है। बात करें 0.05 होती है नॉर्मल जो डोज होती है 0.05 ml, तो 0.05 ml किसी में नहीं है, 0.5 ml नहीं होता है, सबक्यूटेनियस नहीं दिया जाता है, और 1 ml IM नहीं दिया जाता है। बात करें अगर किसी भी न्यूबॉर्न को अगर बर्थ पे नहीं दिया जाता है वैक्सीन, तो उसे 28 डे के बाद भी अगर हम देते हैं तो उसमें डोज हो जाती है 0.1 ml इंट्राडर्मल। तो जो अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है तो वो ऑप्शन सी इज़ राइट, क्योंकि 0.1 ml बीसीजी की ही डोज है, लेकिन वो बर्थ पे ना होके अगर 28 दिन बाद में हम किसी भी चाइल्ड को अगर बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं तो उसकी डोज होती है 0.1 ml इंट्राडर्मल। और अगर बर्थ के टाइम की अगर डोज पूछे तो वो आपको याद रखनी है 0.05 ml। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात करें थोड़ा बहुत बीसीजी के बारे में देखते हैं एक बार, इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीसीजी भी
BCG। जैसे हमने देखा बेसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका एक्सटेंशन होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, और ये एक लाइव वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन। ये बात करें तो टीबी में, एक्स्ट्रा पल्मोनरी और पल्मोनरी टीबी में काम ली जाती है। इम्पोर्टेंट है ये कब दी जाती है, तो ये 8 बर्थ पे लगाई जाती है। 8 बर्थ पे हम 0.05 ml की डोज हम इन्हें लगाते हैं। और अगर हम बर्थ पे ना लगाए तो आफ्टर, अगर नहीं लगा पाते हैं और आफ्टर 28 डे बाद लगाते हैं तो इसकी डोज होती है 0.1 ml। और इसका रूट की बात करें तो वो तो है इंट्राडर्मल। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे यहाँ पे, इंट्राडर्मल रूट पे ही क्यों लगाई जाती है, ये क्वेश्चन अगर आता है, क्योंकि लेफ्ट और इंट्राडर्मल में भी जो BCG का वैक्सीन लगता है वो लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है, लेफ्ट अपर आर्म। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि लेफ्ट अपर आर्म पे ही क्यों लगाया जाता है। तो इसकी जो वजह है वो और कोई नहीं, यूनिफॉर्मिटी के लिए लेफ्ट अपर आर्म पे जो BCG का वैक्सीन लगाया जाता है, यूनिफॉर्मिटी। अगर कभी भी चेक करना हो, कभी सर्वे करना हो कि किसको BCG का वैक्सीन लगाया गया है या नहीं लगाया है, तो सीधा सा वहाँ जाके लेफ्ट आर्म चेक कर ले, क्योंकि लेफ्ट आर्म पे ही लगाया जाता है तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी और चेक करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन कौन सा होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन, तो इसका राइट आंसर आपके जाने वाला है BCG। BCG स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन होता है और ये स्कार बनाकर जब भी वैक्सीन लगाते हैं तो ज़्यादातर केसेस में स्कार का फॉर्मेशन होता है। तो बात करें स्कार के बारे में, थोड़ा स्कार के बारे में बात करें तो ये स्कार की इम्पोर्टेंट, स्टार्ट में जब भी हम लगाएंगे तो 2 से 3 वीक के अंदर पेप्यूल का फॉर्मेशन होगा, पेप्यूल फॉर्मेशन। इसके बाद में हम बात करें 6 से 12 वीक, 6 से 12 वीक में स्कार का फॉर्मेशन होगा। और बात करें 8 से 14 वीक, तो 8 से 14 वीक में हम माउंटेक्स जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आ सकता है। अगर BCG लगाने के बाद में 8 से 14 वीक में अगर माउंटेक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वहाँ TB नहीं है, वो वैक्सीन के कारण माउंटेक्स टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो ये इवेंट्स भी आपको याद रखने हैं BCG के बारे में। 2 से 3 वीक पे पेप्यूल बनता है, 6 से 12 वीक पे स्कार का फॉर्मेशन होता है और 8 से 14 वीक पे माउंटेक्स टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। BCG का जो स्ट्रेन होता है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपके, BCG स्ट्रेन। BCG स्ट्रेन की बात करें तो BCG का जो स्ट्रेन होता है वो होता है दानिश 1331। इंपॉर्टेंट है दानिश 1331 BCG स्ट्रेन, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो अपना क्वेश्चन था BCG के बारे में, BCG की डोज के बारे में पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन C 0.1 ml इंट्राडर्मल। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो ओरिजिनल डोज होती है बर्थ के टाइम में वो 0.05 ml दी जाती है, लेकिन अगर 28 दिन बाद दे तो वहाँ हम 0.1 ml इंट्राडर्मल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है साल्क वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। साल्क वैक्सीन किसको प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है? साल्क वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साल्क एंड सेबिन से बनता है। साल्क वैक्सीन ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी रेबीज। तो बात करें हम साल्क और सेबिन वैक्सीन की, सबसे पहले बात करें हम साल्क
साल्क वैक्सीन का मतलब है आईपीवी वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को ही हम साल्क वैक्सीन बोलते हैं। अब ये आपको याद रखना है कि साल्क वैक्सीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर्ड की थी? डिस्कवर्ड बाय जॉन साल्क। जॉन साल्क ने आईपीवी वैक्सीन को डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे ही इसको साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। बात करें आईपीवी की डोज की, तो आईपीवी की जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है। इसकी बात करें तो ये किल्ड वैक्सीन होती है, क्योंकि इसमें नाम में ही लिखा है इनएक्टिवेटेड, जो एक्टिवेट नहीं है, इनएक्टिवेटेड है, तो हम ये किल्ड वैक्सीन होती है। और इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है, एक सिंगल डोज दी जाती है, सिंगल डोज एट 40 वीक, 14 वीक पे इसकी एक सिंगल डोज दी जाती है विथ थर्ड डोज ऑफ ओपीवी। ओपीवी की तीसरी डोज के साथ ही आईपीवी की सिंगल डोज दी जाती है, वो 14 वीक पे दी जाती है। इसके अलावा बात करें सेबिन वैक्सीन की, इम्पोर्टेंट है ये भी, साल्क और सेबिन। तो साल्क तो हमने देखा कि आईपीवी को बोलते हैं। अब बात करें सेबिन की। सेबिन वैक्सीन की बात करें तो वो होती है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन को ये हम सेबिन बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, इसकी वजह है क्योंकि अल्बर्ट सेबिन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। अल्बर्ट सेबिन ने इसकी खोज की थी। बात करें पोलियो को इम्यूनाइजेशन में ऐड कब किया गया था? पोलियो ऐड इन इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन में ऐड किया गया था 1979 में। याद रखना है पोलियो कब ऐड किया था? 1979। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जो पल्स पोलियो का है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन की बात करें तो कब स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले 1995 में, 1995 में पल्स पोलियो कैंपेन स्टार्ट हुआ था। इसका फर्स्ट राउंड कब स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड जो पल्स पोलियो कैंपेन का था वो 9 दिसंबर 1995 था। 9 दिसंबर 1995 को फर्स्ट राउंड था पल्स पोलियो कैंपेन का। सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड था वो 20 जनवरी 1996 को था, 1996 को था। तो आपको याद रखना है ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन कब स्टार्ट हुआ? 1995 में। तो जो अपना क्वेश्चन था उसको देखते हैं। अपना क्वेश्चन था साल्क वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, तो होता है पोलियो। अगर आपके पास आईपीवी होता है यहाँ पे तो आंसर आता है आईपीवी। और बात याद रखना है कि साल्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि जॉन साल्क नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसीलिए हम साल्क वैक्सीन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट डोज ऑफ MMR, फर्स्ट डोज ऑफ MMR वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ, जो फर्स्ट डोज होती है MMR की वो कब दी जाती है? ऑप्शन ए 8 बर्थ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 12 to 15 मंथ, ऑप्शन डी 9 मंथ। बात करिए ऑप्शन ए बर्थ पे BCG दी जाती है, OPV देते हैं और हेपेटाइटिस बी देते हैं। 6 मंथ पे MMR नहीं दी जाती, पेंटा, रोटा, OPV ये दी जाती है। बात करें ऑप्शन सी की तो 12 से 15 वीक
यहाँ भी MMR की फर्स्ट डोज नहीं दी जाती। जो अपना ऑप्शन नंबर डी है 9 मंथ, तो 9 मंथ पे हम MMR की फर्स्ट डोज लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9 मंथ। लेकिन आपको यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, अगर पूछे कि कौन सा विटामिन हम MMR के साथ देते हैं, तो MMR के साथ देने वाला विटामिन है विटामिन ए। हम विटामिन की ए की डोज भी हम MMR के साथ देते हैं 9 मंथ पे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, विटामिन ए आपको याद रखना है जो कि MMR के साथ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ विटामिन ए फॉर डेफिशिएंसी इन 7 मंथ्स गर्ल। 7 महीने की कोई गर्ल है, उसके अंदर अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो कितनी अमाउंट में हम उसको विटामिन ए देंगे। ऑप्शन ए है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन डी है 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो बात करें हम, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, तो उस टाइम हम कैसे विटामिन ए देते हैं और किस डोज में देते हैं। अगर एज है लेस देन 6 मंथ, तो वहाँ हम 50,000 इंटरनेशनल यूनिट हम विटामिन ए की डोज देते हैं। और अगर एज है 6 मंथ से लेकर 1 साल तक, तो वहाँ हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और अगर एज है 1 साल से ज़्यादा, एज 1 ईयर से ज़्यादा है, तो वहाँ हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। तो ये तो आपको याद रखना है, अगर जब डिफिशियंसी हो विटामिन ए की, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो 6 महीने से छोटे वाले को देना है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 6 महीने से 1 साल तक देना है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और 1 साल से ज़्यादा उम्र है तो उसके 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और इसके अलावा जो अब हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे विटामिन ए वैक्सीन के बारे में, ना कि डिफिशियंसी के बारे में। इतनी देर हमने बात की थी डिफिशियंसी जब हो तब कितनी डोज में देनी है, और हम बात करेंगे विटामिन ए वैक्सीन। विटामिन ए वैक्सीन की बात करेंगे हम, तो विटामिन ए वैक्सीन होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोल्ड चेन में नहीं रखा जाता है, और जो वॉर्म का इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उसके कंट्रोल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसके थ्रू ही हम विटामिन ए देते हैं। तो विटामिन ए की बात करें हम, तो विटामिन ए की टोटल डोज होती है वो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। कितनी होती है? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट टोटल अमाउंट है ये। अगर डोज की बात करें हम, तो डोज होती है 9 डोज, मतलब हम 9 डोज के अंदर 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और प्रत्येक डोज के बीच में जो गैप होता है, गैप की बात करिए डोज के बीच में, तो वो होता है 6 मंथ। 6 मंथ का गैप होता है, टोटल अमाउंट 17 लाख होती है और डोज 9 होती है। बात करें एक बार कब स्टार्ट करते हैं और कैसे कैसे देते हैं। तो हमने देखा MMR के साथ 9 महीने पे हम विटामिन ए देते हैं। तो जो फर्स्ट डोज होती है वो 9 महीने पे देते हैं। कितनी अमाउंट में देते हैं? तो हम फर्स्ट डोज ओनली 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। इसके बाद में बात करें हम, तो यहाँ 6 मंथ यूज़ ना लेके हम सीधा 18 मंथ पे आएंगे। 18 मंथ पे हम सेकेंड डोज देते हैं, वो होती है 2 लाख। अब हम यहाँ से 2-2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। 18 महीने के बाद में हम 6 मंथ का गैप देके 24 महीने पे देंगे। 24 मंथ पे थर्ड डोज होगी और यहाँ भी हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। ऐसे ऐसे करके 6-6 महीने के गैप से हम 2-2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और 60 महीने मतलब 5 साल की उम्र तक हम 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे देते हैं। 5 साल तक हम विटामिन ए देते हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन सी उम्र तक हम विटामिन ए देते हैं, तो 5 साल की उम्र तक, मतलब 60 महीने तक हम
विटामिन ए देते हैं। फर्स्ट डोज 1 लाख देते हैं, बाद में उसके बाद में 2-2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। आपको यह याद रखना है कि टोटल अमाउंट कितनी होती है 17 लाख, और टोटल डोज होती है 9 डोज। कितना गैप होता है 2 डोज के बीच में, तो वो होता है 6 मंथ। तो अपना जो क्वेश्चन था, इससे पहले हमने यहाँ पे जो बात की थी वो डेफिशिएंसी की बात की थी, और अपना क्वेश्चन भी डेफिशिएंसी से ही था। अगर डेफिशिएंसी 6 मंथ से छोटों में है तो वहाँ 50,000 इंटरनेशनल यूनिट हम देते हैं। अगर डेफिशिएंसी 6 महीने से 1 साल के बच्चे में है तो वहाँ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और डेफिशिएंसी अगर 1 साल से बड़े वाले में है तो वहाँ हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट डोज देते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में था 7 महीने की कोई गर्ल है, उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। तो 7 महीने गर्ल मतलब 6 महीने से ज़्यादा की है, तो वहाँ हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक के एज में हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। ऑप्शन ए 50,000 हम लेस देन 6 मंथ में देते हैं। 2 लाख की बात करें तो वो 1 साल से बड़ों में देते हैं। और 17 लाख की बात करें तो विटामिन ए वैक्सीन, याद रखना है विटामिन ए वैक्सीन की टोटल अमाउंट होती है 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट गोज नीडल यूज्ड फॉर विटामिन के इंजेक्शन इन चाइल्ड। जो चाइल्ड में विटामिन के का इंजेक्शन वैक्सीन लगता है इंजेक्शन के रूप में, उसकी जो नीडल की साइज़ होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए जो गोज होता है नीडल का वो कितना होता है। ऑप्शन ए 23 गोज, ऑप्शन बी 19 गोज, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 25। तो एक बार हम यहाँ विटामिन के की बात कर ले। विटामिन के हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है, इवन एट बर्थ पे इंजेक्शन लगाया जाता है विटामिन के का। क्यों लगाते हैं इसका पर्पस जाने तो टू प्रिवेंट ब्लीडिंग इन चाइल्ड में ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम विटामिन के लगाते हैं। बात करें इसका रूट, तो रूट होता है IM रूट। और इसकी जो गोज साइज की बात करें नीडल की तो वो होती है 26 गोज। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। और इसके अमाउंट की बात करें, कितनी अमाउंट में हम विटामिन के लगाते हैं। अगर बच्चा प्री टर्म है तो क्या होगी, और टर्म है तो क्या होगी डोज, ये याद रखना है। अगर प्री टर्म है तो 0.5 mg लगाएंगे, और टर्म है तो 1 mg हम विटामिन के लगाते हैं। क्योंकि जो इंटेस्टाइन होती है नो बोन की, वो स्टेराइल होती है, वहाँ विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होता है, तो इसीलिए हम बाहर से विटामिन के लगाते हैं। क्योंकि जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं 2, 7, 9 और 10, कौन से 2, 7, 9 और 10, ये विटामिन के पर डिपेंड करते हैं। और ये अगर विटामिन के नहीं होगा तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए हम विटामिन के लगाते हैं एट द एज ऑफ बर्थ। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चले। गोज साइज पूछी गया यहाँ पे, तो 26 गोज की नीडल हम यूज लेते हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 26 गोज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो नए क्वेश्चंस के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए नर्सिंग नोट्स बाय DS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।